नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का जो सबसे मुश्किल चैप्टर जो आपको लग रहा है मैथ का, वो है 6 नंबर चैप्टर, उसी को डिस्कस कर रहे थे। तो पीछे वाले वीडियो में आपने देख लिया होगा कि किस तरह से हमने बेसिक की शुरुआत की है और बेसिक से हम एडवांस तक कैसे चलने वाले हैं और एग्जाम में आने वाले इसके प्रत्येक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो इस सीरीज को पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप इस एक्सरसाइज के किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है समरूपता क्या होती है, सर्वांग समता क्या होती है, क्या दोनों में डिफरेंस है और वास्तव में समरूप का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो वहां पर हमने देखा था समरूप का मतलब क्या है। आगे की प्रश्नावली सारी समरूपता पर ही है। तो अगर आप इस प्रश्नावली को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो पीछे वाला वीडियो बहुत ध्यान से और अच्छे से देखिएगा। आज की जो एक्सरसाइज हमारी शुरू हो रही है 6.2, उससे को शुरू करने से पहले हम देखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर दो महत्वपूर्ण प्रमेय जो इस 6.2 जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है वो इसी पर आधारित है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी एक्सरसाइज से ही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो दोनों जो प्रमेय हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाइएगा अगर आप इस प्रश्नावली को ही नहीं, इन दोनों प्रमेय को भी बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी सवाल की बजाय दोनों प्रमेय ही पूछ ली जाती है और प्रमेय आपको अच्छे से आने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज जो है 6.2, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। उसको शुरू करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कौन सी दो प्रमेय हैं और किस तरह से हम उनको प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी प्रश्नावली की। करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है और आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत खास है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जो इस एक्सरसाइज 6.2 के अंदर काम आने वाली दो महत्वपूर्ण प्रमेय हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले त्रिभुजों की समरूपता। हालांकि हमने समरूप के बारे में पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, हमने समरूप क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, समरूपता का मतलब क्या होता है। दो आकृतियां तो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हो, ठीक है, लेकिन उनका आकार अलग अलग हो। दो आकृतियां बिल्कुल एक जैसी हो लेकिन उनका आकार अलग अलग हो, उसको हम समरूप कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम बात करेंगे त्रिभुज की समरूपता की, यानी सिर्फ त्रिभुज की। ये पूरी एक्सरसाइज है वो त्रिभुज पर आधारित है, तो हम बात करने वाले हैं सिर्फ त्रिभुज की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि अगर ये दोनों कंडीशन वहां पर लगेगी, ये दोनों शर्त जहां पर लगेगी वही दो त्रिभुज समरूप होंगे, अदरवाइज वो त्रिभुज समरूप नहीं है। तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है कि उसके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब क्या हुआ? मान लो दो त्रिभुज है हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास दो त्रिभुज हैं, पहला त्रिभुज ये है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ये है। दो त्रिभुज है हमारे पास, इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण का मतलब क्या हुआ? जैसे हम ये कह देते हैं ये वाला ऊपर वाला जो कोण है इसके बराबर है, ठीक है, ये वाला कोण है इसके अंदर मैं दो लाइनें खींचता हूं, मतलब इधर भी दो लाइनें इसके बराबर है, और तीसरा कोण नंबर ये तीसरा इसके बराबर है। संगत कोण का मतलब होता है एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो। क्या ऐसा हो सकता है कि ये वाला कोण इसके बराबर हो, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए, ये वाला बिल्कुल हो सकता है। तीनों कोण बराबर होने चाहिए, लेकिन कोई सा भी हो सकता है, ये इसके बराबर हो सकता है, ये इसके बराबर हो सकता है, इसके बराबर। तो आपस में तीनों के दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर होने चाहिए। यहां तक बात समझ में? ये पहली बात हमारी हुई, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोण बराबर होने चाहिए। दोबारा से मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये कोण इसके बराबर हो, दूसरा ये कोण है, ठीक है, वो इसके बराबर है, यहां पे अभी मान रहे हैं इसको, और तीसरे नंबर वाला कोण ये इधर वाले के बराबर है, ठीक है। तो ये संगत कोण बराबर हो गए। ये क्या हो गया? यहां पे संगत कोण क्या है? बराबर है। यहां पर हमने संगत कोण बराबर की, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो पहली जो शर्त है, हम पहली शर्त को यहां पर डिस्कस करते हैं। तो यहां मैंने त्रिभुज कहा है ये ए, ये बी और ये सी, ये हमने कहा है पी, ये क्यू और ये आर। तो हमने यहां कहा है कोण ए बराबर किसके बराबर हो? कोण पी के बराबर हो। अगर और कोण बी बराबर किसके हो? कोण क्यू के। देखो ए वाला पी के बराबर, बी वाला क्यू के बराबर और सी वाला आर के बराबर। सी वाला किसके बराबर हो? आर के बराबर। तो ये पहली शर्त हमारी हुई है कि तीनों कोण आपस में संगत कोण बराबर हो। दूसरी शर्त क्या है? भुजाओं का अनुपात बराबर हो। भुजाओं का अनुपात का मतलब इस भुजा का अनुपात बटे इसका, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए बी बटे पी क्यू। जितना ए बी में पी क्यू का भाग करने पर जो अनुपात बनेगा
जो भिन्न आएगा, जो फ्रैक्शन आएगा, वो ही आपका किसका आना चाहिए, वो ही आपका BC बटे QR का आना चाहिए। किसका? BC बटे QR का। और तीसरी बात क्या है, इसी तरह से AC बटे TR का भी यही माना चाहिए, आना चाहिए, AC बटे TR का यही मान आना चाहिए। अगर ये शर्त दोनों जहां पर लागू होगी, कौन सी, कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो या समानुपाती हो। देखो बात ध्यान रखेंगे, भुजाएं बराबर नहीं है, भुजाओं का अनुपात बराबर है। क्या बराबर है? भुजाओं का अनुपात बराबर है, या फिर हम कहते हैं भुजा समानुपाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहां पर उस दोनों त्रिभुज को हम समरूप कहेंगे। अब यहां पे लिखते कैसे समरूप को, वो जरा ध्यान से देखिएगा। किस तरह से लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। इस तरह से हम समरूप का चिन्ह लगाते हैं बीच में। समरूप का चिन्ह ये इस तरह से होता है, ठीक है। समरूप का चिन्ह हमें इस तरह से लगाना, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हमें दोनों ही शर्तें जहां पर लगेगी वो ही त्रिभुज क्या है, समरूप है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, कि पहली प्रमेय को समझते हैं। उससे पहले हम छोटी सी एक चीज समझते हैं। हम प्रमेय को समझेंगे 6.1 को, उससे पहले आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले, अगर मान लो कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हमें पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। बात समझ में, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसका आधार कौन सा होता है, ये वाला आधार मान लिया हमने। इस जिसके ऊपर 90 डिग्री कोण बनेगा, ये भुजा आधार है, और ये इसकी क्या है, ऊंचाई। तो आधार इंटू ऊंचाई, पहली शर्त। दूसरी शर्त बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको अच्छे से समझनी है। अगर मान लो दो भुजाएं समांतर है, दो भुजाएं क्या है, समांतर, जिनकी बीच की दूरी क्या रहती है, एक जैसी रहती है, वो क्या है, समांतर है। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, अगर दो भुजाएं समांतर है, अगर दो भुजाएं क्या है, समांतर हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर दो भुजाएं समांतर हैं तो क्या बात आपको याद रखनी है, हमें ये बात याद रखनी है, अगर दो भुजाएं समांतर है तो, ये दो भुजाएं समांतर है, तो ये दो भुजाओं पर एक ही आधार पर, मैंने यहां पर क्या लिया है, एक आधार लिया है। कहां से कहां तक, यहां से लेके और यहां तक, ये हमारा है बिंदु A और ये B। ए भी एक आधार लिया है हमने, दो भुजाएं समांतर, इसके बीच में आप कितने भी त्रिभुज बना दो। त्रिभुज कैसे, जैसे मैं यहां पर आपको बना के बताता हूं। जैसे मान लो मैंने एक त्रिभुज ये बना दिया, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा यहां पर, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे आप कौन सा भी यहां पर त्रिभुज ले लो, एक ही आधार पर इस ऊंचाई पर जितने भी त्रिभुज बनेंगे उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। उनका क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट को हम ऐसे लिखेंगे, दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल, सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर या समान होता है। क्या बात कही, दो समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार पर जितने भी त्रिभुज बनेंगे उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। दो बातें ध्यान रखनी, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और ये दो बातें ध्यान रखनी। अब आइएगा, हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ते हैं। सीधा सीधा प्रमेय ही एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है, सीधा सीधा प्रमेय ही आधा एग्जाम में पूछ ली जाती है, जिसको हम, इस प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय। तो देखिएगा क्या है प्रमेय, ध्यान से समझते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए अगर कोई रेखा खींची जाए, तो वो अन्य दो भुजाओं को इस अनुपात में, समान अनुपात में विभाजित करती है। देखिएगा क्या कर रहे हैं यहां पे, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। तो चलिए हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया, यहाँ पे थोड़ा बड़ा त्रिभुज बनाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाइए, ठीक है। ये हमारा एक त्रिभुज है जिसको हमने कह दिया ABC, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा A, ये हमारा बिंदु है B और ये है C। ये एक त्रिभुज है।
इसकी क्या लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। यहां पर मैंने क्या किया, ये भुजा बीसी है, इसके समांतर एक लाइन खींची हमने, ये बीसी के समांतर एक भुजा खींच ली है जो इस बीसी के समांतर है, इसको हमने कह दिया डी और ई। तो ये कह रहा है अगर भुजा खींची जाए तो ये इसको समान अनुपात में दोनों भुजाओं को, इसको कौन सा को, एक ए बी को और इसी को समान अनुपात में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये लाइन आपको याद रखनी है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। चाहे आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखिएगा हम इसको सिद्ध कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है, क्या क्या इसमें चीज दे रखी है, हमें दो चीजें दे रखी है। देखो पहली चीज तो हमें क्या दे रखी है, सॉरी एक चीज हमें दे रखी है, वो क्या दे रखी है कि ये जो भुजा है, कौन सी भुजा, डीई, वो किसके समांतर है, वो बीसी के समांतर है। डीई समांतर है बीसी के, ये हमें दे रखा है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि भुजाओं का अनुपात बराबर। कैसे? जैसे हम लिखे थे एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, ये हमें सिद्ध करना है, उत्तर लेके आना है। यानी भुजाओं का अनुपात यानी इसका बटे इसका अनुपात बराबर इसका बटे इसका अनुपात होता है। ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो देखिएगा किस तरह से हम इसको कर पाएंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हल करते हैं। देखिएगा सबसे पहले मैंने क्या किया, ये त्रिभुज लिया है एडीई, इसके अंदर मैंने क्या किया, यहां से मैंने एक 90 डिग्री का कोण बनाया, यहां से इसके ऊपर सामने वाली भुजा पर, यहां से यहां पे मान लो इसके साथ ये 90 डिग्री कोण बनाया। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। इसको मैंने कह दिया ई, ये एफ। चलिए हम इसको समझते हैं। यहां पर त्रिभुज, यहां पर मैं लेता हूं त्रिभुज कौन सा है, ये ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल। आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कौन सा, जिसके ऊपर 90 डिग्री कोण बन रहा है वही भुजा आधार होती है। तो यहां पर आधार कौन सा है, एडी। आधार कौन सा है, एडी, एडी आधार है। और ये जो 90 डिग्री की भुजा बन रही है ये क्या है, हमारा लंब है। यहां से क्या हो गया, लंब ई एफ। बात समझ में आई या नहीं? देखिएगा ध्यान से, आधार कौन सा होता है किसी त्रिभुज के ऊपर, आधार वो भुजा होती है जिसके ऊपर 90 डिग्री है। तो इस भुजा पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो हमने क्या किया, ये भुजा इसका आधार है और ये भुजा लंब है, ठीक है। इसी तरह अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज है यहां पर, नेक्स्ट जो त्रिभुज लेते हैं उसको समझते हैं। तो यहां पर मैंने फिर से क्या किया, एक और लाइन खींची यहां पे, ध्यान से देखिएगा किस तरह से, यहां से इसको यहां से मिला दिया, ठीक है। बी को मैंने ई से मिला दिया, तो मेरा एक और त्रिभुज बन गया। कौन सा, डी या बीडीई, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। कौन सा है, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। इसका भी क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आधार लेते हैं अगर हम, कौन सा, बीडी या डीबी। आधार हमने ले लिया डीबी, तो ऊंचाई कौन सी होगी, देखो ये आधार लेते हैं ना, तो इसकी ऊंचाई देखो, अगर हम मान लो किसी त्रिभुज के अंदर ये बनाते हैं तो ये इसकी ऊंचाई है, ये 90 डिग्री, तो ये आधार और ये ऊंचाई। अब कोई त्रिभुज ऐसा हो, अब ये आपको आधार लेना है, तो ऊंचाई कौन सी होगी, ऊंचाई इसके साथ ये 90 डिग्री, त्रिभुज से बाहर भी हो सकती है ऊंचाई, ध्यान रखना। तो यहां पर ये जो ऊंचाई है इसकी, वो ये ही है, इसके साथ 90 डिग्री कोण यहां पे बन रहा है, तो ऊंचाई तो वो ही है, ई एफ। ऊंचाई कौन सी है, ई एफ। ध्यान रखिएगा, आधार जो है उसके ऊपर ही ऊंचाई, वो त्रिभुज से बाहर भी हो सकती है। हालांकि हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं वो आपको मैं बताऊं, तो हम त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आपको तो क्लियर समझ में आएगा, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। आपको समझाने के लिए है, ये वाला त्रिभुज हमने लिया, और इसकी ऊंचाई कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको? अब देखिएगा जरा, यहां पर इसको हम देखें आगे नेक्स्ट, तो हम क्या पाएंगे यहां पे कि यहां पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस प्रकार आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लेते हैं यहां पर जो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे
जो हमने त्रिभुज BDE निकाला है का क्षेत्रफल, इसका अगर भाग कर दे तो मान रख दीजिएगा इसका मान क्या है 1/2 आधार AD, आधार क्या है AD इंटू भुजा क्या है EF। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर 1/2 इसमें है DB इंटू EF। ठीक है, अब यहां पर आप जरा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देखें तो 1/2 से 1/2 कट गया और EF से EF कट गया, तो बचा क्या, बाकी हम बचा हुआ लिख देते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज, क्या बचा हुआ है वो लिख देते हैं वापस, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, और इसके बराबर में आपके क्या बचा हुआ है, बराबर में सिर्फ ये बचा हुआ है AD बटे DB। ये हमारी समीकरण 1 बन गई, समीकरण 1 बन गई। अब हम वापस से वही डायग्राम बनाते हैं, दूसरा देखिएगा, हालांकि आपको एग्जाम में एक ही डायग्राम से करना है तो दोबारा से देखिएगा, इसको दोबारा से देखिएगा ध्यान से। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, सवाल को इस तरह से करते हैं, अब वापस से आपको लेना है, दोबारा से वही लेना है। तो अब मैं इसकी यहां पर ऊंचाई ले रहा हूं वो इस तरह से ले रहा हूं, इस तरह से। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एक बार मिटा देता हूं आपको, अब ये त्रिभुज नहीं ले रहे, अब यहाँ पे जो ऊंचाई बन रही है इसकी वो वाली है, ये इसके साथ 90 डिग्री कोण बना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसी प्रकार एक और यहाँ पे लाइन खींच दी है, वो D को C से मिला दिया है। ठीक है, तो वापस से मैं त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा, वापस से मैं त्रिभुज जो ले रहा हूं वो ये है, यहां पे देखिएगा, मैं यहां पे लिखता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे अब मैंने क्या लिया है, इसी प्रकार कौन सा लिया है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, अब की बार मैंने ले लिया ये CDE का क्षेत्रफल, CD, जैसे हमने पीछे वाला बटे वाला निकाला ना उसी को। अब देखो मैं यहाँ पे क्षेत्रफल निकालूंगा तो इसी में आप निकाल सकते हो, बार बार करने की जरूरत नहीं। ADE का क्षेत्रफल, अब मैं ले रहा हूं आधार, ये रहा AE, आधार कौन सा है AE आधार लिया तो इसके ऊपर ऊंचाई कौन सी जा रही है, AE के ऊपर, ये रहा, इसको हम कह देते हैं G, DG, कौन सा है DG बटे 1/2। अब ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, अब देखो त्रिभुज कौन सा है उसको ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, एक तो मैंने ऊपर वाला त्रिभुज लिया है, दूसरे वाला त्रिभुज ये है। ठीक है, ये बन रहा है तो, लेकिन इसकी ऊंचाई भी ये बाहर जा रही है तो इसको हम लिखेंगे बाहर वाली ऊंचाई लिखेंगे, ध्यान रखना। अगर आप इसको ये लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका ऊंचाई है EC और ये इसकी आधार EC है और ये DG है। इसी प्रकार आप करेंगे तो यहां पर देखो क्या कट रहा है, फिर से 1/2 से 1/2 कर गया और DG से DG कर गया, तो बचा क्या, वापस से हम इसको समीकरण 2 में लिख देते हैं, ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, क्या आएगा, यहां पर क्या बचा है AE बटे EC, ये हमारी समीकरण 2 होगी। यहां पर हमने समीकरण 1 और 2 को बना लिया है। अब देखो यहां पर आप इस चित्र से देखेंगे, डायग्राम से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि यहां पर ये दोनों लाइनें पहले से सवाल में कह रहा है DE, और ये जो हमारा बिंदु था ये DE और BC समांतर है, और समांतर के अंदर दो त्रिभुज बन रहे हैं। देखो एक ही आधार है, यहां पर मैंने आधार ये लिया है, अब ऊपर भी आधार ले सकते हैं, एक तो त्रिभुज ये बन रहा है दो समांतर रेखाओं के बीच, और इसी आधार पर एक त्रिभुज ये बन रहा है। हम पीछे नियम पढ़ के है ना, दो समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर लिखते हैं, क्योंकि दो समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है।
ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो कौन कौन सा, देखो इसके अंदर जो त्रिभुज बन रहा है उसके अंदर देखिएगा, एक तो हमारा त्रिभुज है BDE और एक है CDE। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बटे बराबर CDE का क्षेत्रफल, ये हमारी समीकरण 3 होगी। अब जरा वापस से देखिएगा यहाँ पे क्या बात हुई है, ध्यान से देखिएगा, इसको आपको समझ में आएगा ये चीजें। देखो यहाँ पर ऊपर तो ADE का क्षेत्रफल है, यहाँ पे ऊपर AD के क्षेत्रफल, और हम कह दें ये BDE का जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल, ये CDE के बराबर है या नहीं। अगर नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली तो वैसे ही बराबर है, नीचे वाली संख्या भी बराबर कर दी जाए, इसका मतलब ये और ये बराबर, जब ये और ये बराबर है तो इधर वाली साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 2 3 से, एक का भी यूज करते हैं, 2 व 3 से। अगर इन तीनों को यूज करें तो हम यहां पर क्या पाएंगे, हम यहां पे ये पाएंगे, यहां पे इधर वाली साइड बराबर है, इसमें इधर वाली साइड, तो ये वाली साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या बनेगा इससे जो अनुपात है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, इस प्रकार क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमारा जो शुरू में हमें कहा था सिद्ध करना है कि उनका अनुपात बराबर होता है, तो इस तरह से बराबर होता है। तो आप इस तरह से इस सवाल को कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमें किस तरह से सवाल करना है, उसको अच्छे से ध्यान रखना है, कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं, उसका क्षेत्रफल का अनुपात कैसे लेना है, आप खुद इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये अब आप इसको 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे, तो देखिएगा किस तरह से लिख सकते हैं उसको देखते हैं। तो मैं आपको दोबारा से समझाता हूं, यहां पे आपको शॉर्ट में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, और ये इसके समांतर है भुजा, यहां पर मैं लिखा A B C, ये D और ये E। अगर आपको ये कहा हुआ है, अगर ये आपको दिया है, क्या दिया हुआ है कि जो DE है वो समांतर है किसके, BC के, ये समांतर का चिन्ह होता है, तो क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। किस तरह से लिख सकते हैं, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यानी इस भुजा का बटे इसका अनुपात बराबर इसका और इसका। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, AD के बटे में पूरा आ जाएगा AB, जब इसके पूरे में लिखा है तो AE, ये AE लिया तो इसके बटे में पूरा लिखो AC। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हमारे पास। पहले ये लिख दो DB, उल्टा तो लिख ही सकते हैं, इन सबको उल्टा लिख सकते हैं, DB बटे भी पूरा लिख सकते हो AB बराबर EC बटे AC, और इन सबको आप उल्टा भी लिख सकते हैं। तो अनुपात इस तरह से बराबर हो गया तो वो भी बराबर होगा। ठीक है, जैसे इसका और इसका अनुपात निकाले 1, ये 2 है, ठीक है, तो उसका भी अनुपात 1/2 ही आएगा। 1/2 कैसे आएगा, अब मान लो ये 4 और 6 हो सकता है, तो इसको कटेगा तो 1/2 ही है, सॉरी 4 और 8 है तो 1/2 ही आएगा। तो इस तरह से अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसका विलोम जो है वो भी देखते हैं क्या है, इसको भी समझते हैं पहले। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो इसको भी आपको उल्टा है। अब ये पहले तो हमें ये कहा था अगर भुजा समांतर है तो अनुपात बराबर होगा, और इसमें हमें क्या कहा हुआ है, अगर अनुपात बराबर है तो वो सिद्ध करना है कि वो भुजा क्या होगी, समांतर होगी। वो भुजा क्या होगी, समांतर होगी। तो पहले हम इसके अंदर भी डायग्राम बनाते हैं, देखिएगा। ठीक है, यहां पर आपको कहा हुआ है, एक लाइन दे रखी है इस तरह से। अब ये समांतर नहीं है अभी तक, क्योंकि ये तो हमें प्रूफ करना है ना, A B C, ये D और ये E। ठीक है, आपको इसके अंदर दिया हुआ क्या है, हम जब भी ऐसा सवाल करते हैं तो पहले लिखते हैं दिया है। दिया क्या हुआ है, भुजाओं का अनुपात आपको बराबर दे रखा है। भुजाओं का अनुपात कैसे, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये आपको दिया हुआ है। इसको हमने समीकरण 1 कह दी, ये आपको दिया हुआ है। आपको सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध हमें ये करना है कि ये जो डीबी भुजा है वो समांतर है किसके, सॉरी डीई भुजा है वो समांतर है किसके, बीसी के। ये हमें सिद्ध करना है। पहले वाली बिल्कुल इसकी उल्टी थी। पहले वाली देखो, पहले वाले में हमें दे क्या रखा था, देखिएगा ये रहा। पहले वाले में हमें ये दे रखा था कि जो डीई समांतर बीसी, ये इसके समांतर है तो ये अनुपात सिद्ध करना है। इसका उल्टा है बिल्कुल, वो बिल्कुल ये क्या है, इसकी बिल्कुल उल्टा प्रमेय है, तो ये है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आगे नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। चलिए हम इसको सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या है, अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा ऐड करते हो ना तो यहां पर लिखेंगे रचना। रचना में क्या किया हमने, क्या किया, ये तो मान लिया कि ई बिंदु इसके डीई समांतर नहीं है। अभी हमने ये मान लिया डीई समांतर नहीं है, तो हमने क्या किया है, हमने एक एक्स्ट्रा लाइन यहां से खींची है, वो ये है, ये है। इसको आप एफ मान सकते हो। ठीक है, इसको मैंने कह दिया है। ये जो डीएफ है वो इसके समांतर है। मान लिया ऐसा कि डीएफ समांतर है, क्या कह दिया हमने, माना है या डीएफ समांतर बीसी खींची। जो भी आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है उसको आप ऐड कर दो। यहां पे मान लो डीएफ ने मैंने इसके समांतर खींची। जब ये डीएफ इसके समांतर है तो हम क्या कहते हैं, देखिएगा हम इसको हल करें तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। हम यहां पे पीछे पढ़ के आए हैं, अगर दो भुजाएं समांतर हो, सॉरी हम ये पढ़ के आए हैं कि त्रिभुज ए बी सी में यदि जो डीएफ है वो समांतर है किसके, बीसी के, किसके, बीसी के। तो अगर हम पीछे वाली प्रमेय पढ़ के आए, अगर ये भुजा समांतर है तो इसका अनुपात बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एडी बटे डीबी बराबर एएफ बटे एफ सी, ये होगा अगर क्या हो, ये भुजा समांतर हो, कौन सी, डीएफ समांतर हो किसके, बीसी के। अगर ये इसके भुजा समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हम पिछली प्रमेय से ही पढ़ के हैं, ये हमने प्रमेय से पढ़ा है, किससे, प्रमेय 6.1 से। अब हम यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जरा गौर से देखें तो हमें क्या पता चलेगा, इधर क्या आ रहा है, एडी बटे डीबी आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है, एडी बटे डीबी। जब भी ऐसा होता है, हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं, आपको समझ में आएगी। यदि x बराबर भी 2 है और y बराबर भी 2 है, तो अगर x का मान भी 2 है, y का मान भी 2 है, तो क्या आप कह सकते हो कि x और y बराबर हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहां पर भी क्यों नहीं कहेंगे, एडी बटे डीबी है, इधर भी एडी बटे डीबी है, यानी इधर 2 था, तब आपने ये वाली साइड बराबर कर दी, तो इधर वाली साइड बराबर है, तो ये वाली साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से हम यहां पर ये लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से हम क्या लिखने वाले हैं, हम ये लिखने वाले हैं समीकरण 1 से एई बटे ईसी जो था वो एएफ बटे एफसी। अब ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है, थोड़ा सा इसको समझते हैं, आप गौर से देखिएगा। ये कह रहा है कि जितना एएफ है, ठीक है, और एफ सी है, उतना का उतना क्या है, एई बटे ईसी है। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या एक ही लाइन पर हम इस तरह से लाइन खींचे कि ये जो लंबाई है, इसको गौर से देखिएगा चित्र को, क्या एएफ जितनी सेंटीमीटर है उतनी की उतनी एई हो सकती है क्या, नहीं, अलग अलग है। तो ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब ई और एफ एक ही जगह हो, ई और एफ क्या हो, एक ही जगह हो। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, अतः यह तभी संभव है, तभी संभव है जब ई तथा जब बिंदु ई व एफ संपाती हो। ठीक है, ये क्या हो, ई एफ संपाती। संपाती का मतलब क्या होता है, ई और एफ, ई के ऊपर ही एफ हो, जो बिंदु ई है वहां ऊपर ही एफ हो, तभी संभव है। और अगर ई एफ के संपाती है तो फिर हम कह सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये संपाती है तो हमने जैसे कही थी कि ए जो भुजा थी एएफ वो इसके समांतर थी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो भुजा डीई है वो भी समांतर किसके होगी, बीसी के होगी। यही हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। दोबारा से देखिएगा, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। हमें दिया हुआ है एक रेखा
किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो क्या उसके समांतर है, ठीक है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब हमें ये प्रूफ करके बताना है। तो सबसे पहले हमने भुजाओं का अनुपात निकाला कि ये बराबर करना है, सॉरी दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात हमें बराबर दिया हुआ है और सिद्ध करना है कि ये इसके समांतर होगी। तो हमने लेकिन इससे एक्स्ट्रा चले, हमने ये कह दिया, ये तो मान लिया हमने कि आपने जैसा कहा है कि ये समांतर नहीं है, तो हमने भी कह दिया ये समांतर नहीं है, लेकिन हमने अपनी तरफ से एक लाइन खींच ली डीएफ इसके समांतर। और जब भी भुजा समांतर होती है तो भुजाओं का अनुपात बराबर, तो हमने बराबर लगाया। और फिर समीकरण 1 और 2 को देखा तो एक साइड बराबर थी तो दूसरी साइड अपने आप बराबर हो जाएगी। तो ऐसा बराबर जैसे ही किया तो हमें यह पता चला कि जितना ए है उतना ही एफ है। ऐसा वास्तव में तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल है जब ई और एफ एक ही जगह हो, यानी जितनी ई एफ की लंबाई है उतनी ए ई की हो, तभी पॉसिबल। तो इस वजह से हम इसको इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। तो 6 पॉइंट जो दो प्रश्नावली है वो इन्हीं दो प्रमेय पर आधारित है। अगर आप इन प्रमेय को अच्छे से कर लेते हैं तो किसी भी 6.2 में आपको कभी भी परेशानी नहीं आने वाली है। तो इसको आप अच्छे से याद रखें, शॉर्ट में याद रखें। शॉर्ट में आपको जैसे मैंने बताया, पहली वाली प्रमेय में आपको क्या याद रखना है, पहली वाली प्रमेय में आपको याद रखना है, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, सॉरी किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये तीनों अनुपात है, आप कोई सा भी याद रख सकते हैं, ठीक है। मेन हमारा ये है, इसके बाद में ये नीचे वाले अनुपात इसी से बने हुए हैं। दूसरी जो प्रमेय है हमारी, उससे हमें क्या याद रखना है, उससे हमें ये याद रखना है कि किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाओं को ऐसी रेखा काट रही हो जिससे उसका अनुपात बराबर है, तो वो जो भुजा काट रही है वो तीसरी भुजा के समांतर ही होगी, ठीक है। यानी अगर आपको ये दे रखा है, भुजाओं का अनुपात आपको बराबर दे रखा है, अगर इस भुजा से अनुपात आपको बराबर दे रखा है तो 100% ये इसके समांतर होगी, मतलब इसकी दूरी बीच की क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो इन दो प्रमेय को आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। एग्जाम में कभी कभी ये सीधा प्रमेय ही पूछ ली जाती है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा अगर आप प्रश्नावली आगे अच्छे से सीखना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी 6.2 प्रश्नावली के प्रत्येक सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।